हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम अल्टरनेटिव कंसेप्शंस पढ़ रहे थे, वहां हमने व्यवहारवादी उपागम कर लिया है। कल की वीडियो में संज्ञानवादी उपागम किया था। तो आज हम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो हमारी जो मोटिवेशन जो कंसेप्शन है उससे जुड़ेगा, और क्या है अल्टरनेटिव कंसेप्शन के साथ भी इसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जो अब्राहम मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ता है। मानवतावादी सिद्धांत की शुरुआत की बात करें तो, और इनके जो सिद्धांत को क्या क्या चीज़ बोली जाती है, तो आप साथ के साथ समझते रहिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम न के बराबर है। रिवीजन भी करनी है, एमसीक्यूज भी लगा के देखने हैं। तो एक दो ये टॉपिक है, ये हो सकता है लंबी आज वाली जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, इन्हें एएच मैस्लो शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी अब्राहम मैस्लो। ठीक है, जो इनका सिद्धांत है इसे मांग एवं पूर्ति स्वतः अभिप्रेरक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नीड की हायरार्की है, और इनकी जो हायरार्की है ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी जो नीचे है इनकी जो बेसिक नीड्स है वो सामान्य होती है। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है जो नीड है वो अच्छी होती जाती है, यानी क्या है उच्च स्तर की होती जाती है। फिर क्या है, इन्होंने 1943 में अपना कंसेप्ट दिया, मानवतावादी सिद्धांत से जुड़े हैं। इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया ये 1943 में दिया। ठीक है, और तब शुरुआत में जब इन्होंने दिया तो 5 तरह की नीड्स बताई थी। ठीक है, कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और निम्न से उच्च स्तर की तरफ बढ़ेगी। फिर बाद में क्या है, अब हम कुछ बात यहाँ मानवतावाद की भी करने वाले हैं। जो मानवतावाद का जनक है ये कार्ल रोजर्स है। ठीक है, कार्ल रोजर्स है, लेकिन अधिकतर कार्य मैस्लो ने किए इस पर, मानवतावाद पर ज़्यादातर कार्य। इसलिए क्या है, इन्हीं को मानवतावादी सिद्धांत देने वाले ठीक है कहा जाता है, लेकिन जनक है कार्ल रोजर्स। लेकिन पहचान उसी की बनती है जो किसी भी कंसेप्ट पर ठीक है काम करते हैं। तो अधिकतर जो काम है मानवतावाद पर ये मैस्लो ने किया, और इनका काफ़ी फेमस भी है। तो आवश्यकता ही हमारे लिए प्रेरक बल है। जो मैस्लो है वो क्या कहते हैं कि जो हमारी नीड है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, और तभी हमें फोर्स आता है तब, और हम किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, रेडी रहते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, उसका पर्पज क्या है। ठीक है, अगर उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरक बल नहीं होगा तो हम उस काम को नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे। यही कहना है हमारे मैस्लो का। ठीक है, फिर क्या है, इन्होंने क्या माना कि जो प्रेरक है वो हमेशा क्या रहने वाली है, आवश्यकता यानी नीड। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुए हमारी नीड चेंज हो जाती है, बदल जाती है। कुछ बेसिक नीड होती हैं उनको पूरा करना ही करना होता है। जैसे ही हमें नीड हुई तो हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और किसी भी काम को करने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो 1943 में इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और फिर क्या हुआ, 1954 में इन्होंने संशोधन किया। पहले जब शुरुआत में दिया था तो इन्होंने 5 बेसिक नीड्स बताई थी, और बाद में चेंज किया 1954 में, फिर 8 नीड बता दी, 3 और जोड़ दी। लेकिन भाई साहब याद रखेंगे, यहाँ हमारी एनसीईआरटी मानती है वही सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो 1968 और 1970 मानती है, कहीं कहीं 1968 ठीक है 1968 और 1970 मानती है कि सिद्धांत 1968 और 70 के बीच दिया गया है। ये जब इन्होंने चेंज किया है, लेकिन जो कई बुक होती है वो 1954 दिखाती है, लेकिन हम एनसीईआरटी वाला याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है। और अगर हम सोर्स भी दें तो ठीक है, सोर्स के रूप में एनसीईआरटी को ही मान्यता मिली होती है। तो यहाँ याद रख लेना, एनसीईआरटी 1968 से 70 मानती है, यानी जब इन्होंने अपने जो सिद्धांत है प्रिंसिपल में चेंजेस किए ये 1968 से 70 के बीच किए थे, याद रखेंगे।
फिर क्या है, इन्होंने 8 जो आवश्यकताएं दी थी, अब शुरुआत में 5 दी, फिर 3 को प्लस और किया, एक एक करके हम जानेंगे। तो पहले कौन सी आती है और सबसे पहले, और फिर बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाता है इंसान, तो उसके व्यवहार में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने 8 आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा। अब हमारे पास आवश्यकताएं हैं वो 8 हो चुकी है, 2 भागों में बांटा। नंबर 1 डी से डिनोट किया नीड, और नंबर 2 बी, इससे ये भी नीड है। तो ये जो पहली जो 4 आवश्यकताएं हैं 1 2 3 4, ये क्या है, हीनता संबंधी आवश्यकताएं माना है इन्होंने। नीचे की 4 नीड शामिल की है, कौन से नंबर की, डी वाली जो नीड है, 2 भागों में बांटने के बाद शारीरिक आवश्यकताओं को शामिल किया पहली कैटेगरी में। दूसरा फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हो गई, तीसरा हो गया सामाजिक संबंध, और चौथा हो गया आत्मसम्मान। ये चारों चीजें हैं वो डी नीड में आ जाती है, ठीक है, याद रखना। फिर बी नीड है, इसमें 5 से 8 की नीड शामिल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ये 5 ही है। वो 3 तो स्वाभाविक होती है जो लास्ट में इन्होंने जोड़ी। अगर सीखना चाहे तो हम सीख सकते हैं, वैसे नेसेसरी नहीं है कि हर किसी की ये आवश्यकताएं पूरी हो, ठीक है। और बाकी ये चीज़ है, ये मस्ट है, हर इंसान को ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आत्मसंतुष्टि नहीं होगा जो कोई अच्छा लेवल का पर्सन है। तो ये यहाँ 5 से 8 की नीड शामिल की है। दोबारा से रिकैप कर रहे हैं, मानवतावाद के जनक है कार्ल रोजर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किया मैस्लो ने, और इसीलिए मैस्लो की अलग पहचान है कौन से फील्ड में, मानवतावादी सिद्धांत में। प्रेरक क्या बताया इन्होंने, नीड, यानी नीड ही हमें मोटिवेशन देती है, प्रेरणा देती है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे ही कोई नीड जगी हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं काम को करने के लिए, लर्निंग करने के लिए। 1943 में इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया मानवतावादी सिद्धांत, और इस मानवतावादी सिद्धांत को साइकोलॉजी में तृतीय बल भी कहा जाता है, ठीक है, थर्ड फोर्स होता है ये, ठीक है, थर्ड फोर्स होता है ये। साइकोलॉजी में 3 तरह के फोर्स होते हैं। नंबर 1 पहला फोर्स होता है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, पहला फोर्स होता है ये। दूसरा होता है व्यवहारवाद, सेकंड फोर्स होता है ये, और थर्ड होता है तृतीय बल, थर्ड फोर्स होता है कौन सा भाई, मानवतावाद। मैंने दोनों को और यहाँ की इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ सीटेट में फोर्स के बारे में वो चीज़ें पूछी नहीं जाती। सबसे पहला जो बल है, पहला बल होता है साइकोलॉजी में विश्लेषणवाद, दूसरा व्यवहारवाद, और तीसरा है मानवतावाद, ठीक है। और मैंने वो 2 इसलिए नहीं बताए क्योंकि वहाँ से इतने डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो मूलभूत आवश्यकताएं बताई शुरुआत में, जब 1943 में इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया। बाद में चेंज किया इन्होंने कि हाँ कुछ नीड और भी होती है जो स्वाभाविक होती है प्राणी की। 1954 में संशोधन किया, 3 नीड्स और जोड़ी, लेकिन 1968 से 70 के बीच मानती है, यानी जो चेंज हुए वो कब हुए, 1968 से 70 तक हुए, ठीक है। फिर क्या है, आवश्यकताओं को 2 भागों में बांट लिया। जो नीचे की कैटेगरी की है वो निम्न है, वो हीनता संबंधी है, और जो ऊपर की 4 है वो उच्च लेवल की नीड्स है। तो चलिए 1 बाय 1 जानते हैं हम। जो इनकी मैस्लो की जो हायरार्की है वो सरल से जटिल की ओर चलती है न, क्या सरल से जटिल की ओर चलती है, यानी शुरुआत में जो नीड्स होती है वो इजी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। फिर क्या है, नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर रहेगा हमेशा। और ये क्या है, हम किसी भी स्टेज पर जंप करके नहीं जा सकते। अगर शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो सीधा हम सामाजिक संबंध पे नहीं पहुंच सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अभी मैंने बताई, क्या कि हम जंप करके नहीं जा सकते। जैसे पियाजे के सिद्धांत में क्या है, पहले इंद्रिय गामक अवस्था ही आएगी, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी। तो किसी भी लेवल पर हम जंप करके नहीं जा सकते, किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे से ऊपर की ओर ही चलेगी हमेशा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो क्या है, उच्च लेवल की नीड होती जाएगी, ठीक है। ये नीचे से पहली 4 निम्न स्तर की होती है, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। और बाद में जो 3 अन्य आवश्यकताएं जोड़ी इन्होंने क्या बताया, संज्ञानात्मक बताया 6ठे नंबर की, ठीक है। फिर सौंदर्यात्मक बताया, सौंदर्यात्मक को कहीं कहीं कलात्मक भी लिखा रहता है,
तो कंफ्यूज न हो, सौंदर्यात्मक कलात्मक एक ही बात है। और आध्यात्मिकता को बीच में रखा और जब दोबारा चेंज किया इन्होंने, आत्म सिद्धि है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो पीक पे रहने वाली है हमेशा। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म सिद्धि, यानी यहाँ रेयर से रेयर बंदे यहाँ पहुँचते हैं, प्राणी यहाँ इनसे पहले ही रह जाते हैं। कुछ की तो ये 3 लेवल की इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल भी जाती है तो यहाँ तक पहुँचना बहुत रिस्की काम है। और लाखों में 2-4 बंदे ही गिने चुने यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जो रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए, जो संन्यास लेते हैं, महात्मा बुद्ध हो गए, जो अपने आप के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस यहाँ पहुँच पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्या जो ये हायरार्की है मैस्लो की, ये मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ती है। तो नंबर 1 इन्होंने बताया कि प्राणी जब इंसान है जो जन्म लेता है, उसे सबसे पहले क्या है, उसकी जो बेसिक नीड है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले वो फिजिकल नीड्स को फेस करता है। उसमें भूख लगी, ठीक है, जैसे ही बच्चे को भूख लगी, क्या उसे मोटिवेशन देना पड़ेगा कि चलो मोटिवेटेड हो जाओ, अब आपको भूख लगी है, प्यास लगी है या नींद आ रही है, तो क्या उसको मोटिवेशन देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को भूख लगी है वो उसे खुद, वो भूख है वो प्रेरक है, उसे खुद प्रेरणा देगा, उसे खुद एक्टिव करके रखेगा। यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। पहले लेवल पर भूख लगी है, प्यास लगी है और बच्चे को नींद आ रही है, तो बच्चा ये अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी कर लेगा। उसके बाद ये जो आवश्यकताएं हैं, जो फिजिकल नीड्स है बच्चे की, पूरी हो जाती है। फिर बढ़ते हैं दूसरी के ऊपर। यहाँ क्या है, अब ये तीनों चीज़ें पूरी होने के बाद बच्चा क्या करेगा, उसे सुरक्षा चाहिए, ठीक है, कि वहाँ वो सुरक्षित महसूस करे। उसे मकान चाहिए रहने के लिए, अच्छा घर हो, तेज बारिश आ जाए, सर्दी है, गर्मी है, हर प्रकार के एनवायरनमेंट में अपने आप को वो सेफ फील करे। शारीरिक नीड पूरी होने के बाद वो अपने सुरक्षा चाहता है कि तेज़ आंधी आ गई, बारिश आ गई, तो जो क्लैमिटीज आती है, जो जलवायु में चेंज आता है, उसके हिसाब से क्या है, उसके जीवन को बचाया जा सके, जीवन के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें उसके लिए खतरा ना हो। तो यहाँ एक वो मकान की डिमांड है उसकी, जो पूरी होनी चाहिए। सुरक्षा मकान ही करता है, एक अच्छा घर होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें पूरी होने के बाद उसे चाहिए सामाजिक संबंध। क्यों? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, समाज में रहेगा तो अकेला नहीं रह सकता। हम अपने आप के साथ भी उबाऊ महसूस करते हैं, बोर होने लगते हैं, तो अकेले नहीं रह सकते हम। फिर हमें चाहिए रिलेशन के तौर पर यहाँ लव चाहिए और बिलोंगिंग। हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, माता पिता, फ्रेंड होता है। धीरे धीरे क्या है, जो हमारा जो सोशल क्राइटेरिया है वो बढ़ता चला जाता है। फिर ये तीनों तरह की बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल कॉमन है, तीनों चीज़ें लगभग सभी की पूरी हो ही जाती है। यहाँ चाहे मोटिवेशन मिले ना मिले तो भी बच्चा कर लेगा यहाँ तीनों चीज़ें। फिर आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान। अब हर कोई अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, आत्म सम्मान चाहता है। वो चाहता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, वो अपनी परिवार की, अपने फैमिली के, अपने रिलेटिव के जो है सपने पूरे कर सके, उनकी जो बेसिक नीड है, जो रोटी कपड़ा मकान है, उनको पूरा कर सके। उसके पास एक ऐसी नौकरी हो और वो खुद भी उस चीज़ से सेटिस्फाई हो। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है या आत्म सम्मान। अब आत्म सम्मान हो गया, जॉब लग गई, नौकरी मिल गई, अब बस ज़्यादा भागते हैं और बाकी जो नीड्स रह गई उन पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता मोस्टली, ठीक है। ये चारों बस हमारा जो जीवन है इन चारों चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और एक ना एक दिन वो ख़त्म भी हो जाता है। हम मानते हैं कि अगर ये 4 आवश्यकताएं हमारी पूरी हो गई, हम सक्सेसफुल है ज़िंदगी में, जबकि ऐसा नहीं होता। और यहाँ अगर हम आत्म सिद्धि तक पहुँच जाते हैं तो हमारा जो जीवन है, जो हमारी जो जीवन का उद्देश्य है, जो गोल है, तब हमारा जाके पूरा होता है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया
ठीक है। महात्मा गांधी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, जो अपना घर बार छोड़ के, ठीक है, ले गए थे अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, अपने आप के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज है, मैं किस उद्देश्य से धरती पे आया हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग आया हूँ, तो मेरे को क्या ऐसा करना चाहिए जो पूरी समाज, सोसाइटी, देश दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग यहाँ पहुँचने की कोशिश करें, मैस्लो ये कहते हैं, लेकिन हम बस यहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं कि 4 हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो गई, बात खत्म। तो संज्ञानात्मक हो गया। संज्ञानात्मक भी क्या है, मानसिक संक्रियाओं से जुड़ता है और विवेक से काम लिया जाता है। यहाँ जो विवेक से काम लेगा तो वो भी कोशिश करेगा नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने की, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने की। सौंदर्यात्मक या कलात्मक, अब ये नेचर से जुड़ जाती है, ठीक है, नेचर को निहारना, नेचर के बारे में जानना, ऐसा क्या खास है नेचर में, और उसके बारे में जानकर कुछ डिस्कवरी या इन्वेंशंस करना। ये भी जो वैज्ञानिक बुद्धि है, वैज्ञानिकता से जुड़ जाती है ये चीज़ें, ठीक है। फिर क्या है, आध्यात्मिकता होता है, यानी जो ज्ञान से जुड़ जाता है, आध्यात्मिकता से जो चीज़ें जुड़ जाती है वो क्या है, वो ईश्वर तक जाने का हमारा मार्ग खोलती है। हम जन्म से मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगर इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं तो फिर क्या है, अपने आप को जान लिया। अपने आप को अगर हमने जान लिया तो जो देवीय शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसको भी जानना पॉसिबल होता है अपने आप को जानने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ से संज्ञानात्मक, सौंदर्यात्मक और आध्यात्मिकता ये स्वाभाविक होती है। अगर प्राणी चाहे तो कर सकता है, नहीं तो ये नेसेसरी मानते ही नहीं है हम। और नेसेसरी होना ये चाहिए कि ये आवश्यकताएं हमें हमारी पूरी होगी तो हम नेक्स्ट लेवल पर जाने का प्रयास करें। 99% लोग जाने का यहाँ प्रयास ही नहीं करते। तो आत्म सिद्धि है, जो सेल्फ एस्टीम है, हमें कैसे मिलेगी, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा, मेडिटेशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ क्या है, यहाँ पहुँचने के बाद संतुष्टि होती है। यही मानवतावादी सिद्धांत का क्या है, निचोड़ है, संक्षेप में कह लीजिए। तो यहाँ पहुँचना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ज़्यादातर ये 4 आवश्यकताओं में लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि बस ज़िंदगी का इतना ही पर्पज़ था, हो गया, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। ना भगवान में विश्वास करते, ना नेचर को निहारते वो अपना विवेक लगाने की कोशिश करते, और सेल्फ रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ जुड़े, बच्चों को भी इन लेवल पर लेके आए। ये क्या है, कई बार बच्चों में क्या है, उनमें जो अब जोड़ रही हूँ मैं यहाँ इसी सिद्धांत को, जो मैस्लो का सिद्धांत है, वैकल्पिक अवधारणाओं से। कई बार क्या होता है, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं बन जाती हैं और लगभग बनी भी हुई है। इस पर्पज को लेकर मैं बात कर रही हूँ कि जो मानवतावादी सिद्धांत है, 99% लोग क्या है, ये 4 ही आवश्यकताएं क्यों पूरी करते हैं। कभी ऐसा हमने सोचा है, नहीं सोचा। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही है कि जो पढ़ाई का मतलब है, बस जल्दी से पढ़ के स्कूलिंग करो, स्कूलिंग के बाद कॉलेज में आओ और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, बात खत्म। अगर आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई तो आप सक्सेस है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हमें सिखाया ही ये जाता है, इसीलिए हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। और वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई है बच्चे को, क्योंकि बस शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक संबंध और सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीज़ें ही ज़िंदगी में नेसेसरी है, बन गई ना। अब बच्चे को रियलिटी तो नहीं पता, वास्तविकता कौन बताएगा कि इन 4 के अलावा भी क्या है। खुद को जानो, आप खुद को जानने का प्रयास करो, हम में क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एज ए टीचर हमें बताना होगा बच्चे को कि ये सिर्फ ज़िंदगी का उद्देश्य ये ही नहीं है कि जो मिल गया ही बस अच्छे से हम सेटल हो गए। अपने आप के बारे में जानो, अपने आप के बारे में जानो और ऐसी शक्ति के बारे में जानो जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारा क्या पर्पज है, हम किस लिए धरती पे आए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि वैकल्पिक अवधारणाएं बन गई है, सेटल है, बस सेटल यहीं तक है कि अच्छी जॉब मिल गई, बात खत्म, सभी की बेसिक नीड पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अच्छी नौकरी है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जो बच्चे में पोटेंशियल है उनको जो हाईएस्ट सीढ़ी है सेल्फ रियलाइजेशन की वहाँ तक लेके जाए, ताकि जो बच्चे की वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई थी कि 4 नीड्स अगर हमारी
हमारी पूरी हो जाती है तो वहाँ पे क्या है, हम सक्सेस है, जबकि ऐसा नहीं है। खुद के बारे में भी जाना जा सकता है आध्यात्मिकता से जुड़कर, नेचर से जुड़कर, और हम अगर अपना विवेक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अपने आप को भी जाना जा सकता है। तो यहाँ क्या है, ये चीज़ें जुड़ गई, किस चीज़ से जुड़ गई, अल्टरनेटिव कंसेप्शन से, कि बच्चे क्या मानते हैं, एक बार फिर से बता रही हूँ कि बच्चे मानते हैं कि 4 तरह की आवश्यकताएं हमारी पूरी हो गई तो मतलब क्या है, हमने ज़िंदगी में सफलता हासिल कर ली। क्या ऐसा है? क्यों? क्योंकि बच्चे की जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है बनी हुई ऐसी थी, वहाँ कोई चेंज नहीं आया, ना टीचर ने सिखाया, ना एजुकेशन सिस्टम इस पर फोर्स करता। अगर ऐसा होता, शिक्षा है, जो एजुकेशन है उसमें चेंज आए होते, बच्चे को खुद को जानने का प्रयास किया जाता, तो पहले प्राचीन काल में ऐसा क्यों होता था कि जो राजा महाराजा है वो कुछ साल शासन करके वो वनों में क्यों चले जाते थे, जंगलों में क्यों चले जाते थे? क्यों? क्योंकि उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन करना होता था, आत्म सिद्धि तक पहुंचना होता था, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है ये जानना होता था। इसलिए तो वो क्या है, आज भी उन्हें हम पढ़ते हैं, आज भी हमारी मेमोरीज में वो याद है, देश दुनिया के लिए वो कुछ ऐसा करके गए हैं, उनका ज्ञान हम आज भी पढ़ते हैं। तो ऐसे इंसान है वो भूत, भविष्य और वर्तमान में हमेशा जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है आज भी डे टू डे क्या है, फिक्स बैठता है। आज की कंडीशन में अगर हम उनके ज्ञान को अप्लाई करें वो फिक्स्ड बैठता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज की इन बेसिक नीड्स से ऊपर उठकर और बाद में इन नीड्स को छोड़ दिया, सारी चीज़ें आने के बाद उन चीज़ों को छोड़कर वापस से वो वन चले गए और अपने आप को जाना, और वो जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो ज्ञान की प्राप्ति करके वो नॉलेज लेके फिर देश दुनिया में उनका विस्तार किया। ठीक है, अब ये हो गई बात, हमने अल्टरनेटिव कंसेप्शन से भी जोड़ लिया। अब जो मानवतावादी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम जान चुके थे जो अब्राहम मैस्लो है उनके सिद्धांत को, मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ता है उनका, और जो क्या है सबसे जो हाईएस्ट पीक पर जो उनकी जो विशेषता होती है वो आत्म सिद्धि होती है। तो चलिए अब बात करने वाले हैं हम जो अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है मानवतावादी, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, एजुकेशन फील्ड में हम इसको कैसे लागू करके देखेंगे, यानी कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है मानवतावादी उपागम की। नंबर 1 क्या है, मनुष्यों की भलाई के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, मानवता, इंसानियत नाम से ही क्लियर है कि मनुष्यों की भलाई के लिए उपयोगी है, कि यहाँ इस सिद्धांत में क्या है, हर मनुष्य की भलाई के लिए देखा जाता है कि हर कोई क्या है आत्म सिद्धि तक पहुँचे, हर किसी की क्या है सामान्य विशेषताएं पूरी हो। नंबर 2 क्या है, नैसर्गिक व प्यार का वातावरण तैयार करता है, यानी क्या है, किसी का किसी के साथ भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अंधा प्यार भी कह सकते हैं नैसर्गिक को। ठीक है, कोई किसी पर क्या है, हर कोई आंख बंद करके विश्वास कर रहा है, ऐसा प्यार है, और प्यार का वातावरण तैयार करता है कौन सा सिद्धांत, ठीक है, मानवतावादी उपागम, जहाँ डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है नैसर्गिक में। ठीक है, कोई भी किसी के प्रति डाउट नहीं है, हर कोई हर किसी की भलाई के लिए काम कर रहा है। फिर नंबर 3 है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पारस्परिक सह अस्तित्व के लिए उपयोगी है, यानी क्या है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है ह्यूमन बीइंग को। तो वो कब होगा, आपस में जब हम इंटरेक्शन करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें हम सीख भी रहे होंगे, और अपना जो अस्तित्व है, जो अपनी आइडेंटिटी है, उसको बचाने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है ये सिद्धांत, पहचान दे देता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे नीड्स हमारी पूरी होती जाती है हम आगे के स्टेप पर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, पारस्परिक इंटरेक्शन होता है। फिर नंबर 4 की बात करूं मैं, ये जो सिद्धांत है ये मानता है कि सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है, कि नेचर को देखो, नेचर ही सत्य है। ठीक है, सारी चीज़ें सुंदर है और सत्यम शिवम सुंदरम पर बेस है मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, सारी चीज़ सत्य है।
जो हमें दिखाई दे रही है। अधिगम तब ये कहता है, नेक्स्ट है नंबर 5, अधिगम तब प्रभावी होगा जो किसी आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी आवश्यकता आधारित हो। ठीक है, अब बच्चा, यहाँ कोई प्राणी है या बच्चा है तभी लर्निंग कर पाएगा जब उसकी कोई नीड पूरी हो रही है। ठीक है, हम पढ़ते क्यों हैं, हमें नौकरी क्यों चाहिए, ताकि आने वाले भावी जीवन में हम पैसे से ऊपर उठ जाएं और अपना सेल्फ रियलाइजेशन करें, आत्म सिद्धि की प्राप्ति करें। ठीक है, अगर नीड नहीं होगी, अगर भूख नहीं लगेगी तो क्या हम काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, सारा दिन आलस में बैठे रहेंगे, लेजी बने रहेंगे। तो इसी तरह क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे ही आवश्यकता हुई हमें, हम उठ के एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें प्रेरणा प्रदान करती है, प्रेरक बल के रूप में काम करती है, वो चीज़ें हम वहाँ सीख जाते हैं। बिना नीड के हम कोई काम नहीं सीखते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यह अधिगम आत्म उत्कृष्ट, आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक नीड की क्या बात है, बेसिक नीड तो हर कोई पूरी करता है, एनिमल्स है वो भी कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ह्यूमन बीइंग है, हमें विवेक है, विवेकशील प्राणी है, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? जो बेसिक नीड है जो मैस्लो ने बताई वो तो एनिमल्स भी पूरी करते हैं, वो भी खाना खा के सोते हैं, उनके भी रहने के लिए गुफा है, मांद है, पेड़ है, झोंपड़ियाँ, वो अलग अलग चीज़ें खुद भी बना लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट है, अपने घोंसले खुद बना के रहते हैं। तो ये क्या है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं ये तो एनिमल्स भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम में ऐसा क्या खास है कि हम आत्म उत्कृष्ट, यानी अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, हमारे विवेक के आधार पर उस लेवल पर हम जा सकते हैं। ठीक है, चांद पे जाना हुआ, मंगल ग्रह पे जाना हुआ, ये आत्म उत्कृष्ट का ही पहचान है कि हम अपने आप को इतना जान पाए कि हाँ, हम चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं। आत्म अनुभूति भी क्या है, अपने आप के बारे में जानना, अपने आप को जान लिया, वो सबसे ज़्यादा आगे वही जाता है। ठीक है, दुनिया क्या कहती है उसके बारे में ये मायने नहीं रखता। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दुनिया क्या कहती है उसके बारे में ये चीज़ मायने नहीं रखती। जब इंसान ने खुद को जान लिया है, मैं क्या हूँ, मेरा क्या एम है, क्या गोल है लाइफ का, आत्म अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है, यानी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मानवतावादी सिद्धांत की बात करते हैं, क्योंकि खुद के बारे में जान लिया, अब खुद के बारे में हम बोल सकते हैं हाँ ये चीज़ें मेरे को आती है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो आत्म अभिव्यक्ति भी की तरफ भी ये चीज़ें ले जाती है। और स्वयं अभिप्रेरणा इम्पोर्टेंट है, यानी कोई भी नीड हुई हमें तो हमें बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, अंदर से ही आंतरिक मोटिवेशन ही हमारी हर चीज़ को पूरा करती है। और आंतरिक मोटिवेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटरनल मोटिवेशन हम में है तो हम वो काम है, वो कोई भी कर रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें वो अच्छी तरह से आ न जाए, उसमें परफेक्शन ना हो। लेकिन जो बाहरी मोटिवेशन है वो कुछ समय के लिए काम करेगी, एक बार काम कर रही है फिर से वैसा ही मूड हो जाना है। तो ये मानवतावादी सिद्धांत यही कहता है कि स्वयं अभिप्रेरणा जागृत होती है, खुद को जानने की हमें इच्छा होती है कि हम खुद क्या है। ठीक है, व्यक्ति में फिर क्या है, स्व को जानने की और इंटरनल जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन ही हमें क्या है, हमेशा के लिए एक्टिव रखती है। और वो खोज कर सकते हैं, हम अलग अलग अपने आप के बारे में भी जान सकते हैं। व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे ही हमें कुछ नया मिलता है तो हम और क्यूरियस हो जाते हैं और एक्साइटमेंट बढ़ता है हमें कि अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब इसके आगे का लेवल क्या हो सकता है, हम कहाँ जा सकते हैं, अब ये भी अचीव कर लिया तो और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड है ये, यानी क्या है, जैसे जैसे अधिगम के अनुभव हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप, एक नीड के बाद दूसरी नीड, तीसरी, फिर चौथी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम मानवतावादी जो आत्म सिद्धि है, सेल्फ रियलाइजेशन है, उस चीज़ पर हम पहुंच चुके होंगे। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड है, जितने अनुभव हमारे पास इकट्ठे हुए उतनी ही हमें पोटेंशियल होगी, हम और आगे जा सकेंगे। ठीक है,
तो यहाँ मैंने अल्टरनेटिव कंसेप्शन और मोटिवेशन दोनों ही टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए दिन रात यहाँ मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम, MCQs भी आएंगे, आप पेशेंस रखें, प्रैक्टिस सेट भी करके देखेंगे, तो टेंशन ना ले आप। आपकी जो तैयारी करवाने की जिम्मेदारी अब की बार मैंने ले रखी है। ठीक है, तो मैस्लो का सिद्धांत हमारा यहाँ कवर हो गया है। इमोशंस है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगी, और ऐसे अब ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, अब ज़रूरत नहीं है इतनी कि हैंड रिटन नोट्स बनाए जाए। साथ ही साथ समझते चलिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट।